जैसे रेंटल्स जाती हैं, पीरियोडिकल लीज पेमेंट्स जाती हैं। ये रिश्ता है लेसॉर और लेसी का, पहले तो समझ लो। तो इस एंट्री से ना बहुत बातें समझ आ जाती है, इसलिए मैं पहले एंट्री से बच्चों को विजुलाइज करवाता हूँ। तो जो लीज पेमेंट फ्यूचर में आने वाली है वो आएंगी, तो जो लीज पेमेंट्स कर चुके हैं उनकी वो तो आएंगी नहीं। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक लास्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रह जाता है, जिसका नाम क्या है? लीजेस। तो लीज भी हमारे सिलेबस का एक काफी वाइटल और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकल के आता है। चाहे आप सिंगल एंटिटी की बात करो या नॉर्मल क्वेश्चन में बात करो, कई बार लीज से सेक्शन बी में पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है। लीज IFRS 16 आप हेडिंग बना सकते हैं अपने पास। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो लीज का, आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप में से कोई लीज के बारे में कुछ जानता है? क्या होती है लीज? क्या है लीज? क्या समझते हो लीज के बारे में? देखो, लीज में बच्चों दो पार्टी होंगी हमेशा, एक होगी लेसॉर और दूसरी लेसी। लेसॉर कौन है? तो लेसॉर है ओनर, वेयर इज लेसी कौन है? यूजर। ये लेसॉर अपने एसेट का ओनरशिप नहीं देता है, क्या देता है? RTU। सर RTU क्या है? राइट टू यूज। लेसॉर लेसी को कहता है, लेसॉर के पास एक लैपटॉप है, लेसी को वो लैपटॉप चाहिए बट खरीदना नहीं है, तो लेसॉर लेसी को कहता है तुम रेंट पे ले लो। लीज को ऐसे ही समझो जैसे रेंट होता है। रेंट थोड़ी शॉर्ट टर्म होती है, लीज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। अभी के तो RTU का मतलब क्या है? राइट टू यूज। भाई तुम मेरे से ना सारे सारे राइट, भाई ओनर पे तो सारे राइट है, उसको डिस्ट्रॉय करने के, सबलेटिंग करने के, तोड़ने के, मोड़ने के, जो करना है ओनर कर सकता है अपने अपनी लैपटॉप के साथ। बट लेसी के पास सारे राइट नहीं है। उसके पास कौन से राइट है? RTU। हमारे कोर्स में ये टेक्निकल वर्ड बनता है RTU। और लेसी इसके बदले में क्या करता है? लेसर को क्या देता है? एनुअल पेमेंट्स। उसे क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स, एनुअल लीज पेमेंट्स, सालाना, एडवांस में या अरियर में, मतलब साल की बिगिनिंग में या साल के एंड में लीज पेमेंट्स, LPs जाती रहती हैं। पेमेंट पेमेंट पेमेंट, 5 साल के लिए मैंने लीज पे लिया, हर साल मैं तुम्हें इतनी इतनी LP दूंगा, तो लीज पेमेंट्स कहते हैं ऐसे। जैसे रेंटल्स जाती हैं, पीरियोडिकल लीज पेमेंट्स जाती हैं। ये रिश्ता है लेसॉर और लेसी का, पहले तो समझ लो, तसल्ली कर लो अपने आप को। देख लो कि लेसोर कौन है? मालिक है, ओनर है। लेसी यूजर है। लेसोर से असेट गया लेसी के पास, असेट किसका? लेसोर का। असेट हमारा और यूज तुम्हारा। यूज कोई कौन कर रहा है? सामने वाला, लेसी यूज कर रहा है। तो असेट ओनर है लेसोर, यूजर कोई और है, और लेसी उसके बदले में ओनर को क्या करता है? पेमेंट करता है, पीरियोडिकल पेमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लीज पेमेंट। अब सवाल ये आता है कि सर आप किसकी बुक्स में अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो? ये चैप्टर IFRS 16 लेसर भी अपने बुक में अकाउंटिंग करता है और लेसी भी अपने बुक में अकाउंटिंग करता है। दोनों अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करते होंगे। लेसर अकाउंटिंग करता होगा अपनी बुक्स में रेंटल इनकम की या एसेट को देने की, जो भी करता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, जो भी अकाउंटिंग करता है, लेसर भी करता है और लेसी भी करता है। मजे की बात यह है कि लेसर की अकाउंटिंग FR में नहीं। ये कहाँ आएगी? जब पहुंचोगे, अगर पहुंच गए तो पहुंच जाओगे, लग रहा है। और लेसी की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में, बस ये पढ़ और चैप्टर खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग ऑफ लेसी पढ़नी है। इस टॉपिक के अंदर हमें प्रॉपर फोकस लेसी पे करना है कि भाई लेसी, राइट टू यूज क्या है, लीज पेमेंट क्या, पूरा चैप्टर इन दोनों पे है। RTO और लीज पेमेंट, RTO और लीज पेमेंट।
इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जो मेरे पास एसेट आया और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इनको कैसे कैसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, यही आपको पूरा चैप्टर में पढ़ना है। फॉर IFRS 16 अकाउंटिंग ऑफ होम, अकाउंटिंग ऑफ लेसी, लेसी जी की अकाउंट, ठीक है। बट लेसी की अकाउंटिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, पढ़ाऊंगा लेसी की अकाउंटिंग। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये पहले टेस्ट नहीं होता था एफआर में, बट आजकल एफआर में ये भी बहुत टेस्ट हो रहा है। आइडेंटिफाई लीज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीज है या नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपसे साझा करता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जरा आप बताना कि ये लीज है कि, क्योंकि पहले इस चैप्टर में आने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी, व्हेन यू विल फॉल इन दिस चैप्टर, जब लीज होगा। अगर लीज ही नहीं होगा तो इस चैप्टर में ना लेसर आएगा ना लेसी आएगा। ये कहानी शुरुआत तब होगी जब कॉन्ट्रैक्ट लीज बनेगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट लीज है क्या, ये डिस्कस करें। जैसे आपने प्लान किया कि यार यहां से मैं, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो आसपास, वहां के लिए आपने कैब करी, ओला उबर से आपने कैब बुक कराई, बताओ वो लीज है कि नहीं। आपने ओला उबर से कैब बुक करी है, इज अ लीज और नॉट। हाँ, तो मैंने तो बोला लीज रेंट है अभी, शॉर्ट टर्म है। तो इसलिए मतलब अगर मैं कोई ओला उबर की कार रेंट पे ले रहा हूं, मतलब उनकी कार, तो वो लीज क्यों नहीं है। मैं यूजर हूं असेट, सामने वाला लेसोर है, मैं लेसी हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो मुझे राइट टू यूज दे रहा है, टाइम पीरियड को हटा दूं तो क्यों नहीं। जो मैंने अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पे तो आपका आंसर यस होना चाहिए। कोई देने वाला है, लेसोर है। देखो, इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ लीज, कि लीज की डेफिनेशन क्या है। अभी आप आंसर करने के लिए एलिजिबल नहीं बिना डेफिनेशन को पढ़े। और डेफिनेशन कहती है कि लीज का मतलब है, लीज तब बनेगी जब ये चार चीजें होंगी। पहला क्या, पहला क्या, राइट टू कंट्रोल और यूज ऑफ असेट। पहला है राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ असेट। एक बार बताओ, जब मैं किसी, राइट टू कंट्रोल का मतलब क्या होता है वैसे आपके हिसाब से। मेरे पास किसी एसेट का राइट टू कंट्रोल है, मान लो इस फोन का मेरे पास राइट टू कंट्रोल है, तो क्या मतलब हुआ इसका आपके हिसाब से। फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन नहीं। राइट टू कंट्रोल का मतलब होता है कि ये एसेट किस पर्पस के लिए यूज होगा, हाउ, व्हाट, वेयर, कैसे यूज होगा, वो सारी चीज मेरे कंट्रोल। कब यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा, ऑल दिस आर अंडर माय कंट्रोल। तो जब मैं किसी ओला उबर वाले से कार लेता हूँ, तो रूट कौन डिसाइड करता है, किस रूट से जाना है। ड्राइवर डिसाइड करता है मैप के अकॉर्डिंग जाना है या मैप से अलग जाना है। आप डायरेक्शन दे सकते हो, बट अल्टीमेटली रूट कौन डिसाइड करेगा, चलाने वाला। दूसरी चीज, ट्रिप के बाद वो कार कैसे यूज होगी, कहाँ यूज होगी, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास रियल में कार का कंट्रोल है नहीं। मैं तो एक तरीके से एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा हूं वहां पे, दैट्स अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। आपने कार तो ली ही नहीं है, आप आने जाने की सर्विस ले रहे हो, समझो बात में। वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। दूसरा पॉइंट देखो, आइडेंटिफाइड एसेट। क्या कोई स्पेसिफिक लीज में हमेशा एक आइडेंटिफाइड एसेट होगा।
एक 10 में से यही वाला एसेट मेरा एसेट, हर सारे एसेट मेरे एसेट नहीं, तो वहां पे तो कोई भी कार आ सकती, कोई स्पेसिफाइड कार तो होती नहीं। जब कि ओला उबर जब आप लोकेट करते हो, एक बुकिंग कोई भी बुकिंग हो सकती, तो आ, आपके पास कोई एडवांस में कार चूज करने का कोई राइट नहीं होता कि मुझे पिंक कार ही चाहिए, मुझे ब्लू कार ही चाहिए। हो जाएगा, चाइना जापान में तो ये सब भी होता है आने वाले टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम वाली पॉइंट भी आ जाती है, लॉ कहीं ना कहीं कहता है कि एक फिक्स पीरियड के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि लीज जब भी है वहां पे पीरियड डिफाइन होना चाहिए। तो चलो पीरियड तो यहाँ भी होता है थोड़ा सा, आधा घंटा 1 घंटे का फिक्स टाइम होता है आपने जिस टाइम के लिए लिया, बट फिर भी बाकी पॉइंट कोई भी जस्टिफाई नहीं होते। इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन भी होता है, बट मेन पहले 2 पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपने जो ओला उबर से कार ली वो लीज नहीं है, क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आपने पैसा किसका दिया है? आपको छोड़ के आने का, ट्रांसपोर्ट। तो ये डेफिनेशन इसीलिए मैंने आपको शो करी है बच्चों, ताकि आपको ये वैसे ये सब डेफिनेशन एसबीआर की चीजें हैं, एसबीआर में यही सब चीजें ज्यादा आती है, इस लेवल पे ये सब चीजें नहीं आती है। तो बट आप फिर भी ध्यान रखना, ज्यादा फोकस नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि लीज का मतलब क्या है। लीज का मतलब ये है कि 4 चीजें होनी चाहिए। राइट टू कंट्रोल, उस एसेट पे मेरा हक है, एसेट डिफाइंड है, आइडेंटिफाइड है, मतलब उस पे कोई ना कोई सिंबल बना हुआ है या कुछ है जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकता है, बाकी एसेट से अलग है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स्ड है, 4 साल 5 साल एक पीरियड ऑफ टाइम फिक्स है, उसके अंदर डिफाइंड है, और पैसों के बदले, फ्री में नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसकी रीजनिंग। देखो बच्चों, एक डाउट पूछा है आयुष ने, सर इफ एसेट इज नॉट यूजिंग फॉर बिजनेस देन। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट करते हैं इसको डिस्कस। क्वेश्चन समझ आया सबको? देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं। पढ़ ली रीजनिंग आपने इसकी? आगे की रीजनिंग पढ़ लो राइट ऑफ कंट्रोल के लिए, और इसके लिए भी क्या देता है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या निकला? ये कंक्लूजन निकला आपका। अच्छा, अभी मैं आरुषि वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। आरुषि का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम लीज वाले एसेट को बिजनेस यूज नहीं करते हैं तो भी क्या वो लीज है? देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे, काफी टाइम बाद ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे सामने आया।
अभी आता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ इसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बट पहले एक बात बताओ, मैं तुमसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कोई एसेट लीज पे लिया, मान लो एक कार लीज पे ली, एक स्पेसिफाइड कार लीज पे ली। इस बार ना मैं कार लीज पे ले रहा हूँ 1 महीने के लिए। अब मैं एक स्पेसिफाइड कार, जैसे जूम कार्स होती हैं जिसमें आप कार स्पेसिफाई कर सकते हो, उस कार को अब कैसे यूज करना है, अब मैं ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं ले रहा हूँ, वो कार ही मैंने लीज पे ले ली, मैं ही उसे ड्राइव करूंगा और 1 महीने जहां घूमना चाहूँ घूम सकता हूँ। जैसलमेर जाना है जैसलमेर, गोवा जाना है गोवा चले जाऊंगा, मेरा जहां मैंने उस कार को लेके मैं घूम सकता हूँ, मेरे को डिफाइन कर सकता हूँ स्पेसिफाइड कार, मैंने कहा मुझे यही कार चाहिए, स्पेसिफिक वही कार मुझे मिलेगी। सारी कंडीशन लीज की फुलफिल हो गई। हुआ क्या, मैंने कार तो सारी ले ली, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, सामने वाले ने एक कंडीशन लगा दी कि इस कार को आप 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चला सकते। कितने से ऊपर नहीं चला सकते? 80 किलोमीटर से। तो उसने उस पर स्पीड लिमिटेशन लगा दी, 80 से ऊपर ये कार नहीं चलेगी। तो क्या ये लीज है कि नहीं, सवाल है। कंट्रोल रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, मैं फुली अब इंडिपेंडेंटली उस कार का जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर सकता। अब लिमिट मैं उसको 80 से नीचे ही चला सकता हूँ, 80 से ऊपर नहीं चला सकता। क्या अभी भी ये कार लीज के परव्यू में आएगी या नहीं आएगी? स्पीड स्पीड लिमिट डाल, एक रेस्ट्रिक्शन एक कंडीशन के साथ मुझे कार दी गई, तो इज इट लीज और नॉट? बाकी कोई कंडीशन में कंफ्यूज मत होना, बाकी सब सेटिस्फाइड है, बस एक यही बात आपको सोचनी, लीज नहीं है। क्यों? राइट टू कंट्रोल नहीं, बस यही कृपा रुक गई, आंसर गलत हो गया, लीज है ये। अब ये एग्जाम के लिए भी वाला शायद मैंने पूरा पढ़ा है वो आपके काम ना आए, बट ये वाली बात एग्जाम के लिए याद रख के जाना, 2 मार्क्स के लिए आएगी तो बहुत बच्चे गलती करके आएंगे। एफआर में बहुत कम टीचर इन चीजों को पढ़ाते हैं आपको। देखो अब देखो कहता है, even if supplier add protective clause in the contract, it does not mean customer has lost. अरे देखो, 80 किलोमीटर से ऊपर मत चलाना, कार में ड्रग्स मत करना, कार में इलीगल एक्टिविटी मत करना, ये आपके हक को नहीं तोड़ते, आपकी फ्रीडम नहीं खत्म करते। ऐसे तो इंडिया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉ है, रेड लाइट पर रुक जाना, नहीं मेरी फ्रीडम रोक दिया आपने, मेरे को रेड लाइट पर रुकने के लिए कैसे बोल, उसने अपनी कार को बचाने के लिए अगर कोई प्रोटेक्टिव क्लॉज, ध्यान रखना प्रोटेक्टिव आर नॉट रेस्ट्रिक्टिव, देयर डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्टिव एंड प्रोटेक्टिव क्लॉज। रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस अगर डाले हुए हैं तब बात अलग है, जैसे कि क्या हो सकते हैं, अगर आप रेस्ट्रिक्शन डालो तो रेस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि ये कार में कितने लोग ट्रेवल करेंगे, आपके अलावा कोई और ट्रेवल नहीं करेगा इस कार के अंदर, और मतलब अल्टीमेटली जो कार को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, कार के लिए फायदेमंद नहीं है, बट आपने फिर भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ऐसी कोई भी चीज जो प्रोटेक्शन के अलावा आप कर रहे हो वो रेस्ट्रिक्शन बन जाए, ये हो सकता है। वही तो फर्क हो जाता है किसी को कंट्रोल करने में और किसी को प्रोटेक्ट करने में, वो लाइन क्रॉस हो जाती है ना कई बार, आप प्रोटेक्टिव होते होते रेस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। तो इवन इफ सप्लायर हैड प्रोटेक्टिव क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट मीन कस्टमर हैज लॉस्ट द कंट्रोल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ज्यादा दिमाग लगाना मत, आगे डिस्कस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो एसपीआर में अपन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने होते हैं, यहाँ आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरी में 2 मार्क्स के लिए एक दो मैंने क्वेश्चन देखे थे इसलिए आपको बता दिए कि डिटेल में ही समझा दिया। दूसरा वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे डेफिनेशन पे फिर से आता हूँ। अच्छा, मैंने कोई एसेट लिया फॉर एग्जाम्पल, और वो एसेट लेने के बाद मैं उस एसेट का बिजनेस यूज नहीं कर रहा, मैं पार्किंग में लगा के रख दिया, कार ले ली, शौक था, लीज पे ले लिया है, लैपटॉप ले लिया और रख दिया उसको घर में लाके, शौकिया ले लिया, बिजनेस यूज ही नहीं कर रहा, बताओ वो लीज है कि नहीं? लीज तो फिर भी लीज, IFRS 16 कहीं बोलता है कि तुम्हें बिजनेस यूज करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा।
तुमने कार को यूज, तुम्हारी पूरी की पूरी IFRS 16 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होगी भाई। राइट टू यूज डेबिट होगा, लीज लायबिलिटी बनेगी, इवन उस एसेट पे डिप्रिशिएशन भी लगेगा। अब आप बोलोगे सर बिजनेस यूज नहीं हो रहा, तो बिजनेस यूज मान लिया जाता है जब एसेट रेडी टू यूज होता है। बिजनेस यूज का मतलब पुट टू यूज नहीं है कि बिजनेस में यूज हो रहा हो, अवेलेबल फॉर यूज है तो भी बिजनेस यूज माना जाता है। हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पढ़ा था डिप्रिशिएशन में कि रेडी टू यूज इज, जब एसेट रेडी टू यूज, तुम लैपटॉप लेके आगे तुम यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, वो तो तैयार है यूज होने के लिए। थोड़ा अजीब सा साउंड होता है, मैं से ही बोलता हूँ मैं। तो if asset is ready to use, then we have to ensure कि we start charging depreciation on it. We don't have to wait for put to use. ठीक है, तो I hope this answers Arushi's question. आगे देखिए। स्टार्ट करते हैं, हमारे भाई स्वागत करते हैं लेसी का, लेसी अकाउंट। मैं फिर आपको बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा सबको, डू स्पेंड सम टाइम ऑन दीज टू टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड लीज। बैठ के कुछ क्वेश्चन जरूर बनाना, कोई चैलेंज फेस करते हो, डिफिकल्टी आती है ऑन दीज टॉपिक, लेट मी नो। दीज आर सम ट्रिकी टॉपिक्स, दे मे कंफ्यूज यू हियर एंड देयर, तो आई कैन हेल्प यू, नो वरीज। एक बार लेसी की अकाउंटिंग पढ़ लेना बच्चों। रीड कर लो, समझाता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम? इनिशियल मेजरमेंट। पहली पहली बार असेट जब लीज पे लिया जाएगा तो लेसी अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगा। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, चलो रीडिंग छोड़ो, इनिशियल मेजरमेंट पे क्या एंट्री पास होनी चाहिए आपके हिसाब से? जब मेरे पास असेट पहली बार आ रहा है तो मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? असेट आया तो असेट को डेबिट करूं या नहीं करूं? दिस इज माय असेट और नॉट? अब नाउ, अब तो मेरा असेट है, तो असेट को आप डेबिट करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? डेबिट। याद रखना, इसको हम बोलते हैं डेबिट असेट, ना बोल के क्या बोल रहे हैं? आरटीयू। सर आरटीयू क्यों बोला, राइट टू यूज क्यों बोला? क्योंकि स्पेसिफिक असेट में मेरे को अपने इन्वेस्टर को बताना है कि नॉर्मल मेरा ओन्ड असेट नहीं है, क्योंकि बाकी असेट पे मेरे पास सारे कंट्रोल है, इस पे मेरे पास सिर्फ क्या है? आरटीयू। अच्छा रेंट कितना नहीं है, रेंटल में तो असेट बुक में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि रेंटल में तो आप सिर्फ रेंट पे करते हो, असेट आपका कभी नहीं होता है। बट लीज में रियलिटी में असेट आप ही का होता है। ये लीज को ऐसा समझो ये इंस्टॉलमेंट सेल की तरह है। असलियत में लीज में प्रोडक्ट आपको सेल ही कर दिया है, बस इंस्टॉलमेंट पे सेल किया है, एग्जैक्टली नहीं तो। अच्छा डेबिट आरटीओ हो गया। क्रेडिट क्या करोगे? आपने पेमेंट करी है या करोगे? करेंगे। अभी तो करी नहीं है, आने वाले सालों में करेंगे, हौले हौले हौले, हर 5 साल की अगर लीज है तो हर साल देंगे 10,000 10,000 10,000, और जब पैसा टुकड़ों में जाएगा आने वाले सालों में, तो आज हमारी क्या रिकॉर्ड होगी? इसे बोलते हैं हम लीज लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लीज लाइबिलिटी। जैसे हम लोन पे एसेट लेते तो एंट्री क्या करते हैं? आरटीओ टू लोन। तो ये लीज लाइबिलिटी कैसा है? एक लोन की तरह है। और इसको दिखाओगे कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर लीज पेमेंट, जितनी भी पेमेंट मुझे करनी है उनकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी लोन बन गया बस, और क्या। तुम्हें किसी को 10,000 रुपए 5 साल तक देने हैं, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करी तो वो निकल के आ गई। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एलपीज, लीज पेमेंट्स, जो भी तुम लीज पेमेंट करोगे, और अगर कोई आपने डाउन पेमेंट करी है तो वो भी आ जाएगी कैश। कई बार लीज लेते वक्त हम कुछ पेमेंट करते हैं बाहर वाले को या ब्रोकर को, तो वो भी तो हमारी एसेट की कॉस्ट हो गई ना, आरटीयू। तो राइट टू यूज में लीज लायबिलिटी भी आ जाएगी, कोई और पैसा आपने इधर उधर पे किया थर्ड पार्टी को, या कोई खर्चा पे किया लीज को पाने के लिए, वो आ जाएगा। तो इस एंट्री से ना बहुत बातें समझ आ जाती है, इसलिए मैं पहले एंट्री से बच्चों को विजुलाइज करवाता हूँ कि आप लोगों को काफी बातें इस एंट्री से समझ आ जाएंगे कि लीज बुक में रिकॉर्ड कैसे हो रही।
मेरे पास एसेट आ रहा है, तो मेरे पास एसेट आ रहा है तो मैं एसेट को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, बट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तो मैंने पेमेंट तो करी नहीं है। 100 करोड़ का एसेट है तो मैं 100 करोड़ एक साथ तो दूंगा नहीं, मैं तो टुकड़े टुकड़े में इंस्टॉलमेंट करके पैसे दे रहा हूँ। तो लॉ क्या कहता है, ठीक है तुम्हारी बात, तुम आरटीओ की रिकॉर्डिंग रुकना, अभी मत करो, अभी मत करो इसको रिकॉर्ड, पहले ये देखो कि तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी बनती है, ये निकाल लो। ये तो तुम बता सकते हो कि तुम पे लोन कितना चढ़ा हुआ है, तुम्हें आने वाले सालों में कितना पैसा आज बैंक में लगाना पड़ेगा कि इतना पैसा बन जाए, तो वो तुम पे पता लग जाएगा। अच्छा चेक करो क्या तुमने और भी कोई खर्चा करा है, कोई कमीशन वमीशन भी पे करी है, हाँ उसको भी कैपिटलाइज करो। तो इन सबको ऐड करके तुम आरटीओ निकालो। ध्यान रखना, आरुषि ने एक एंट्री बताई, आरटीओ डेबिट टू कैश। आरटीओ डेबिट टू कैश मत करना बच्चों, समझ गए ना मेरी बात, आरटीओ डेबिट टू कैश क्यों नहीं करोगे, कैश कर सकते हैं, बट कैश तो छोटा मोटा दिया होगा, डाउन पेमेंट हो सकती है, कुछ और हो सकता है, एडवांस पेमेंट वो एक ही पेमेंट हुई होगी, बची हुई बाकी जो 5 साल की पेमेंट में से 1 साल की पेमेंट आपने मैक्सिमम एडवांस में कर दी होगी, तो बचे हुए 4 साल की पेमेंट का तो आप लीज लायबिलिटी बनाओगे, क्योंकि एसेट के वैल्यू में तो दोनों आएगा। जिसने रेवेन्यू पढ़ा होगा आईएफआरएस 15 जो रेवेन्यू वाला टॉपिक है, उसमें भी तो अपन ऐसा करते हैं, जब कस्टमर से एडवांस वाला एक पॉइंट नहीं है फाइनेंसिंग कंपोनेंट का, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला जो पॉइंट उसमें मैं पढ़ाता हूँ, 4 पॉइंट है, वेरिएबल कंसीडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, तो वो पॉइंट भी देखो यहाँ से मैच होता है, उसमें भी हम फ्यूचर के पैसे को डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करते हैं। सेम यही वो बात यहाँ भी लगती है कि जब आप लीज लायबिलिटी की बात कर रहे हो तो लीज लायबिलिटी में भी तो क्या लोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स यहाँ पे ली जाएगी, और कैश कुछ पेमेंट है तो यहाँ पे लिया जाएगा। अब मुझे आपको बस ये बात सिखानी है, अगर आप इस एंट्री को सीख गए तो आपको ये सिखाना है आरटीयू के अंदर कौन कौन सी चीज आती है, और लीज पेमेंट्स में कौन कौन सी चीज है। समझ लो, ये दो बातें तो बची, इनिशियल मेजरमेंट में दो बातें आ रही है, आरटीयू और लीज पेमेंट, क्योंकि लीज पेमेंट की डिस्काउंट करके लीज लायबिलिटी बनेगी। समझो, आरटीयू आपकी दो चीजों की आपकी बुक में जन्म हो गया, जैसे ही आप लीज लेते हो, लीज लेते ही दो चीजों का बुक में जन्म होता है, एक आरटीयू का जन्म होता है और एक लीज लायबिलिटी का। सर आरटीयू क्या होता है, तो आरटीयू तो सर अभी आपने बोला लीज लायबिलिटी होता है, बट लीज लायबिलिटी प्लस और भी बहुत कुछ होता है, लीज लायबिलिटी प्लस और भी बहुत कुछ हो सकता है आरटीयू। और लीज लायबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो क्वेश्चन होता है कि लीज पेमेंट क्या होता है, सर जो पैसा पे कर रहे हैं क्या वही लीज पेमेंट होता है, नहीं, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, लॉ थोड़ा सा इसमें और डिफाइन करता है कि लीज पेमेंट क्या होती है। तो अब मैं वापस चलूं पर, देख, अब रीड कर, नाउ रीड के आरटीयू में और लीज लायबिलिटी में टोटली आता क्या है। आरटीयू एक वाइडर टर्म है लीज लायबिलिटी से, बात ध्यान रखना, आरटीयू कैन बी मोर देन लीज लायबिलिटी, बट लीज लायबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन आरटीयू।
क्या क्या आ रहा है बच्चों देखो, सबसे पहले तो बोला राइट टू यूज में क्या आ जाएगी, लीज लायबिलिटी। सबसे पहले तो लीज लायबिलिटी खुद आ जाएगी, तो लीज लायबिलिटी तो हमें निकालना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लीज लायबिलिटी तो आ ही रही है राइट टू यूज में। दूसरा क्या आ जाएगा, इनिशियल, अच्छा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का क्या एग्जांपल हो गया, नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन क्यों भाई, आ, हम गए, मान लो हम सलमान जी के पास गए, हमने कहा सलमान सर आपका, आपसे आ, हमारे को आपका बाइक का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, ये वाली बाइक लीज पे लेंगे। तो सलमान सर से कनेक्ट कराने के लिए मैंने कमीशन पे करी किसी को, कि वो मेरे को सलमान सर से बाइक के लिए, मैं आज डायरेक्टली चाहूँ तो सलमान सर से कनेक्ट नहीं कर सकता भाई, कोई मीडिएटर होगा, शेरा होगा, जो भी है, तो किसी से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो मीडिएटर से हमें कनेक्ट करना पड़ा, वो या कोई भी और खर्चा हमें आया, वो सब क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या वो मेरे बाइक की कॉस्ट नहीं मानूंगा मैं, 2-3 लाख रुपए जो अपन ने उसमें खर्च करे, वो भी मैं बाइक की कॉस्ट में ऐड करूंगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, ये क्या होता है, तो ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, कई बार कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनको रिमूव भी करना पड़ता है, तो क्या हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट पढ़ रखा है, वही सेम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग की क्या लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। भाई जब तुमने लिया, उसको लेने के बाद तुम्हारे को 5 साल बाद डिसमेंटल करके वापस करना पड़ेगा, तो डिसमेंटल करना भी तरीके से डिसमेंटल करेंगे तो उसमें अच्छा खासा खर्चा आएगा। दूसरा, पेमेंट लेस इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट, ये क्या है, पेमेंट लेस इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट। अगर ये पेमेंट लेसर को है, मैंने लेसर को कोई पेमेंट करी है एट द टाइम, जिसे मैं डाउन पेमेंट कह रहा था। अच्छा, ऊपर वाली पेमेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट और ये वाली पेमेंट में फर्क क्या है, ऊपर वाली पेमेंट लेसर को ना होके थर्ड पार्टी को थी। जब आप कोई पेमेंट लेसर को कर रहे हो, और वो कब कर रहे हो, कमेंसमेंट डेट से भी पहले, मतलब अभी आपने लीज नहीं कमेंस करी है बट एडवांस में दे दिया उसे पैसा, तो जैसे ही एडवांस में दिया तो उसको, उस पेमेंट को आप कॉस्ट मानोगे नहीं मानोगे, बिल्कुल कॉस्ट मानोगे, क्योंकि आपके लीज लायबिलिटी में पेमेंट आएगी नहीं। लीज लायबिलिटी में कौन सी आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स। तो जो लीज पेमेंट फ्यूचर में आने वाली है वो आएंगी, तो जो लीज पेमेंट्स कर चुके हैं उनकी वो तो आएंगी नहीं। तो इंसेप्शन के टाइम पे सलमान भाई ने बोला कि यार आपको, मैं आपको लीज दे रहा हूं, आपको 2-2 लाख रुपए देने हैं लीज के, बट 2 लाख आज ही दे जाओ। अपन को 10 लाख रुपए देने हैं 5 साल में, 2-2 लाख रुपए देने हैं, 2 लाख आज ही दे जाओ। तो जो 2 लाख मैंने आज दे दिए सलमान भाई को, रिमेनिंग 8 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, बट जो 2 लाख आज दे दिए उसका तो क्या होगा, माइनस नहीं, वो तो मेरी राइट टू यूज की कॉस्ट है। आज 2 लाख जो मैंने पे करे वो भी तो मेरे, हम क्या निकाल रहे हैं, राइट टू यूज की कॉस्ट, बट माइनस क्या हो रहा है, ये इंसेंटिव। कई बार क्या होता है, सामने वाला, जब आप उसको लीज पेमेंट करते हो, उससे लीज एग्रीमेंट करते हो, तो इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट डेट, क्योंकि आप कई बार लीज पे स्टॉक चढ़ नहीं रहा होता, जिन कंपनियों का लीज पे काम होता है, तो वो जैसे ही आप उनसे लीज एग्रीमेंट करते हो, वो कुछ पैसा आपको वापस इंसेंटिव के फॉर्म में दे देते हैं। मान लो आपने 2 लाख रुपए सलमान जी को दिए, सलमान जी ने 10% आपको वापस कर दिया, 20,000 का इंसेंटिव दे दिया, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, 1 कितनी कॉस्ट पड़ी, 1। तो ये ध्यान रखना है, लीज लायबिलिटी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जो मैंने लीज पेमेंट डाउन पेमेंट एडवांस में कर दिया, अगर कुछ पैसा वापस मिल गया तो वो माइनस कर देंगे, ये डाउन पेमेंट, अभी जो पेमेंट कर दी। कई बार बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर लीज लायबिलिटी में भी तो आपने पेमेंट ले ही ली, फिर यहाँ भी क्यों पेमेंट ले रहे हो। तो लीज लायबिलिटी में जो पेमेंट्स है वो सारी कौन सी है, फ्यूचर की, जो नहीं करी है। जो पेमेंट्स मैं कर चुका हूं वो लीज लायबिलिटी में नहीं आती है आपको। अब मैं लीज लायबिलिटी पढ़ाता हूँ, देखो लीज लायबिलिटी अपन क्या कहता है, measured at the present value of lease payment payable over lease term discounted at a rate implicit in the lease, ये आपको गिवन होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी पेमेंट्स अभी बाकी हैं, जो भी पेमेंट्स हो गई हैं वो नहीं, जो पेमेंट्स अभी बाकी उनको डिस्काउंट करना है। अच्छा, कौन सी होती है, फिक्स पेमेंट लेस इंसेंटिव। इंसेंटिव को मैं कंफ्यूज मत हो, इंसेंटिव कभी भी अगर लेस और आपको कुछ दे रहा है तो माइनस करना ही पड़ेगा।
आप हर साल जब भी उसे लीज पेमेंट कर रहे हो वो कुछ पैसा वापस कर देता है एज एन इंसेंटिव कि आप लीज लेके चल रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो हमारे साथ, इसलिए हम आपको कुछ पैसा वापस करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 लाख देता हूँ, 10% वापस कर देता तो 20,000 का फायदा हो गया, नेट में 180 की कॉस्ट हो गई। तो जो फिक्स पेमेंट है वो तो है ही। दूसरा क्या है, कई बार लेसर अपनी लीज में लिख के रखता है कि मैं तुमसे कुछ वेरिएबल पेमेंट भी लूंगा। वेरिएबल पेमेंट कैसे, मतलब आ, भाई इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो मैं तुम्हारे से 10% इन्फ्लेशन का लूंगा, या तुम बिजनेस करोगे, इससे इससे तुम पैसा कमाओगे तो उसका 10% लूंगा। तो वो सब भी वेरिएबल पेमेंट्स हो जाती है। तो अगर कोई वेरिएबल पेमेंट भी हमने उसे वादा कर रखी है और वो देना पक्का है, ड्यू हो रही है, तो वो भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट है, एग्जाम में भी टेस्ट हो रखा है, बता देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, आप भी याद रखना। वेरिएबल पेमेंट्स दो तरीके की होंगी। वेरिएबल पेमेंट्स दो तरीके की होंगी। एक वेरिएबल पेमेंट होती है बेस्ड ऑन बेंचमार्क। बेस्ड ऑन बेंचमार्क मतलब प्री डिफाइंड बेंचमार्क लाइक इंडेक्स, इन्फ्लेशन, दैट इज इंडेक्स। कोई भी मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अगर किसी बेंचमार्क पे बेस करके वो तुमसे पैसा ले रहा है तब तो इंक्लूड होगी। लॉ कहता है तब तो तुम इसको आज ही रिकॉर्ड करना, लाइबिलिटी का पार्ट मानना, क्योंकि इसको एस्टिमेट कर सकते हो आप। if I tell you कि I will charge you amount on the basis of inflation index, तो inflation index आज अवेलेबल है, तो तुम मुझसे कितना पैसा एक साल बाद लोगे वो एस्टिमेटेबल है। बट अगर क्वेश्चन कह दे परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी बोल दे जो एस्टिमेटेबल नहीं है, वो नहीं निकाल, वो आप अभी नहीं लोगे। उसको ट्रीट करना है एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ट्रीट एक्सपेंस, वो आपका खर्चा है, एज इनकर्ड। जब इनकर होगा तब उसको खर्चा मान लेना। लॉ बड़ा सिंपल है इस मामले में। लॉ कहता है कि तुम वेरिएबल कंसिडरेशन या वेरिएबल पेमेंट सामने वाले को करोगे, ठीक है, बट क्या वो वेरिएबल पेमेंट आज एस्टिमेट हो सकती है? हाँ, अगर वो बेंचमार्क के बेस पे है तो एस्टिमेट हो सकती है। बट अगर तुमसे कोई वेरिएबल पेमेंट ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो वो तुम्हें क्या पता कितनी सेल्स होंगी। भाई वो कहता है मैं तुमसे 10% सेल्स का लूंगा, तुमने अगले साल 2 लाख की सेल करी तो 20,000 बनेगा उसका, और 5 लाख की सेल करी तो 50,000 बनेगा। तो जितना भी सेल करोगे उतने के बेसिस पे उसकी कमीशन बनती जाएगी। अब तुम्हारे को उस कमीशन को एक्सपेंस मानना है, ना कि वो लीज का पेमेंट मानना। यू विल नॉट ट्रीट एज अ लीज लायबिलिटी, यू विल ट्रीट एज एन डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश, कमीशन एक्सपेंस या कुछ भी नाम दो, बट उसको लीज को टच नहीं करना है। बट हाँ, अगर कोई पेमेंट तुम्हारी वेरिएबल है और वो डिफाइंड है, डिफाइंड वेरिएबल पेमेंट्स, तो वो तो फिर तुम आज ही मानो। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो उनको भी मानो। भाई 10,000 मुझे फिक्स देने हैं और 10% इन्फ्लेशन के बेस पे देने हैं, इन्फ्लेशन के बेस पे 5,000 और देने हैं, तो टोटल मुझे कितने देने हैं सामने वाले को? 15,000। और वो पक्का ही पक्का है। इन्फ्लेशन तो राइज जो करेगा, इंडेक्स थोड़ी बदल जाते हैं 1 मिनट में। तो फिक्स पेमेंट्स आएंगी, सारी वेरिएबल पेमेंट्स आएंगी। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का क्या मतलब है यहाँ पे? हाँ, कई बार लेसर एसेट देता है। सलमान ने आपको बाइक दी और बाइक देने के बाद ये बोला कि आप 5 साल बाद लौटाओगे, तो इसकी कंडीशन मतलब इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि लाख 1 रुपए की बिक जाए। अगर ये लाख 1 रुपए की नहीं बिक रही है, 90,000 की बिक रही है, 80 की बिक रही है, तो डिफरेंस कौन देगा? तुम दो। तो ये क्यों डाला है उसने क्लॉज? ताकि आप इसको अच्छे से यूज करो। तो लेसर कई बार आरबी गारंटी क्लॉज डाल देते हैं, और आरबी गारंटी क्लॉज भी आपके लिए पेमेंट तो है ही। पेनल्टी फॉर टर्मिनेटिंग, कई बार लीज में होता है कि अगर 5 साल की लीज है, आपने पहले टर्मिनेट कर दी 3 साल में, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये तभी लेना जब सर्टेन हो, मतलब क्वेश्चन बोले कि यस वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द लीज। अच्छा, किस केस में लीज को टर्मिनेट करने वाले होंगे हम? जब लीज लॉस मेकिंग हो जाएगी, जब लीज बर्डनसम हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसे? ओनरस। एक्साइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ रीजनेबली सर्टेन, ये भी क्या है? कई बार आप लीज ले लेते हो और लीज में बोलते हो, एक ऑप्शन लेके रखते हो कि सलमान जी आपकी बाइक ठीक है, 4-5 साल तक तो मेरे पास ही रहनी है, तो मैं चाहूं तो इसको खरीदने का ऑप्शन भी मुझे दो।
कि मैं अगर इसको बाद में खरीदना चाहूं तो आप मुझे बेच दोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इसको खरीदने वाले हो, आप इस लीज को कंटिन्यू करोगे या इस एसेट को परचेज ही कर लोगे इसकी लाइफ के एंड में, मतलब इसे वापस कभी दोगे ही नहीं। अभी लैपटॉप को लीज पे यूज किया और बाद में उसको खरीद लिया, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, लीज पेमेंट्स। और ये भी कब लेना है, जब रीजनेबली सर्टेन है कि आप इसको खरीदने वाले हो। और वो भी अगेन उसी बात पे डिपेंड करता है, लीज अगर बेनिफिशियल है तो आप खरीदोगे, लीज अगर लॉस मेकिंग है तो नहीं खरीदोगे। तो ध्यान रखना, लीज लायबिलिटी निकालते वक्त आपके एग्जाम में तो हालांकि पहला वाला पॉइंट ही आता है, आपको तो फिक्स पेमेंट्स ही दी होती है 90%, बट ये 5 पॉइंट्स आपको थ्योरी के लिए पता होने चाहिए। वेरिएबल पेमेंट पे एक बार क्वेश्चन पूछा कि वेरिएबल पेमेंट लिंक टू द परसेंटेज ऑफ सेल्स आर इंक्लूडेड इन लीज लायबिलिटी, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो कई बच्चों को सिर्फ इतना पता था वेरिएबल पेमेंट, वो आगे का कोई सीपीआई और जो रेट लिखा है वो डिफाइंड नहीं था, उनको क्लैरिटी से ये बात नहीं पता थी कि वेरिएबल पेमेंट में जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रेट लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कोई डिफाइंड बेंचमार्क वाली वेरिएबल पेमेंट्स ही आती हैं, अनडिफाइंड नहीं आती। तो फिक्स पेमेंट्स आ जाएंगी, वेरिएबल पेमेंट्स आ जाएंगी, आरवी गारंटी कोई रेजिडुअल वैल्यू की मैंने गारंटी दे रखी है सामने वाले को भाई, तो वो आ जाएगी। टर्मिनेट करने वाला हूं तो टर्मिनेशन पे कोई पेनल्टी मेरे सर पे आने वाली तो वो आ जाएगी। और फाइनली क्या है, अगर खरीदने वाला हूं तो परचेज प्राइस ऑप्शन आ जाएगा कि कितने में मैं खरीदूंगा, वो भी मेरी लायबिलिटी तो हुई, वो पेमेंट भी मेरी लीज लायबिलिटी में आ जाएगी। तो लीज लायबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 5, फिक्स पेमेंट्स, वेरिएबल पेमेंट्स, आरवी गारंटी, टर्मिनेशन ऑप्शन, परचेज ऑप्शन। ऑब्वियसली टर्मिनेशन और परचेज दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो खरीद नहीं रहे, और खरीद रहे हो तो टर्मिनेट नहीं कर रहे, तो फोर्थ या फिफ्थ में से कोई एक पॉइंट होगा, और फिफ्थ पॉइंट होगा तो थर्ड भी नहीं आएगा, थर्ड और फोर्थ तो आएंगे ही नहीं फिफ्थ वाले केस में। आरवी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि आरवी गारंटी कब लग सकती है, जब आप किसी को वापस कर रहे हो, तो तीसरा और चौथा नहीं आ सकता कभी भी, तीसरा पांचवा है तो, और पांचवा नहीं है तो तीसरा या चौथा आ सकता है, समझो। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका इनिशियल मेजरमेंट में, अभी करेंगे क्वेश्चन में डिस्कस, तो सारे एक साथ सारी मेजरमेंट बताता हूँ फिर करते हैं। अब अगला लिखो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। जब हम सब्सिक्वेंटली इनिशियली मेजर हो गया, मेरी बुक में स्वागत हो गया, आरटीयू और लीज लायबिलिटी दोनों आ गई, आरटीयू और लीज लायबिलिटी दोनों आ गई। आरटीयू क्या है, एसेट, और लीज लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी। दोनों मेरी बुक में आ चुके हैं, हस्बैंड भी आ गया, वाइफ भी आ गए। अब आप देख लो लायबिलिटी कौन है और एसेट कौन। अब क्या, अब दोनों का अलग अलग स्वागत होगा। असेट जो तुमने बुक में दिखाया उसका कैसे स्वागत करते हैं हम, डेप्रिशिएट। भाई असेट की तो पिटाई करेंगे हर साल, तो असेट असेट की जो हर साल पिटाई हो रही है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। तो कुछ नहीं करना, आपने अपनी बुक में जो राइट टू यूज दिखा दिया दोबारा कभी उसको टच मत करना, मतलब उसकी वैल्यू को दोबारा टच नहीं करना। आप क्या करते रहना, डेप्रिशिएट। अगर आप क्या फॉलो करते हो, कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट लेस, कोई IAS 16 वाले रूल लगते हैं। बस यहाँ पे ना एक फंडा है, लाइफ क्या लोगे डेप्रिशिएशन के लिए, रुक जाओ बेटा, सीधा ही लोअर बोल दिया, ये भी नहीं ऑप्शन भी नहीं पूछा, पढ़ा हुआ है मतलब। देखो समझो, दो बातें, कौन सी दो बातें, हाँ, लीज टर्म, अब समझना, पहले मुद्दा समझना मैं क्या पूछ रहा हूँ। लीज टर्म और असेट लाइफ, आप मुझे बताना मुझे दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। रुक जाओ, बात तो देखो, हाँ, अपन ने असेट लीज पे लिया सामने वाले से, सलमान से हम एग्जांपल लेते हैं, सलमान जी से हमने एसेट लीज पे लिया 5 साल के, और उनकी बाइक बाइक की लाइफ है 7 साल। सलमान जी से मैंने असेट लीज पे लिया कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और उनकी बाइक की लाइफ है कितनी, 7 साल। मुझे एक बात बताओ, मुझे दोनों में से किस पीरियड पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। भाई रुक जाओ, तुम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, आगे का पॉइंट भी पहले ही बता रहा है भाई, अभी जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ, रीजनेबली सर्टेन वाली बात से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो जिसने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है, मेरी क्लास देख लिया, उसको तो आता ही है भाई, मुझे मालूम है चीज, उसके लिए रिवीजन ही है। बट अभी बाकियों के लिए देखो, देखना, लीज टर्म और असेट लाइफ, बात को समझो, इन दोनों में से कौन सा लोगे,
लीस्ट, दोनों में से लीस्ट टर्म लिया जाएगा। लॉजिकली अगर आप सोचो, अगर मैं असेट कितनी भी लाइफ का है, असेट की लाइफ कितनी भी है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, अगर मैंने लीज पे 5 साल के लिए असेट को लिया है तो मेरे लिए तो क्या कितनी लाइफ मानी जाएगी, 5 साल। मैं असेट को कितने साल डेप्रिशिएट करूंगा, सिर्फ 5 साल। तो ये कहता है डेप्रिशिएशन इज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। कहता है लीज टर्म और यूजफुल लाइफ यानी असेट की जो लाइफ है दोनों में से लीज टर्म पे लेना। हालांकि रियल पूरा कंसेप्ट तो लोअर का है, एक्चुअल कंसेप्ट तो कहता है दोनों में से लोअर लेना। मतलब असेट की लाइफ है 3 साल और मैंने लीज पे ले लिया 5 साल, तो मैं कितने साल में डिप्रिशिएट करूंगा, 3 साल में। बट ये इलॉजिकल सी बात है, किसी की कोई एसेट की लाइफ 3 साल है, उसको लूंगा मैं 5 साल में क्यों? तो कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है। जनरली हमेशा क्या होगा, लीज टर्म। तभी बच्चों को ये कंसेप्ट ये पता होता है कि हमेशा लीज टर्म लेना। बट रियलिटी में लॉ ऐसा नहीं कहता। लॉ ये कहता है लीज टर्म और असेट लाइफ दोनों में से लोअर। अगर असेट की लाइफ 3 साल है और तुमने लीज पे 5 साल के लिए लिया हुआ है, तो तुम जितनी लाइफ है उससे ज्यादा तो डेप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा असेट ही खत्म हो गया 3 साल में, वो तो फिजिकली तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए लीज टर्म 5 साल तक चल रही। यूजफुल लाइफ तो उसकी कहाँ खत्म हो गई, 3 साल में। कई बार क्या होता है, लीज पे मिलता नहीं है एसेट, कोई बहुत प्रोमिनेंट एसेट होता है, लाइफ 3 साल है, फिर भी यूजर कहता है मैं इसको 5 साल से पहले नहीं लूंगा, फिजिकली तुम्हें रखना ही पड़ेगा ऐसे एसेट 2 साल में। तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन कौन से केस में लोगे, अगर थ्योरेटिकली एग्जाम में आ जाए असेट लाइफ और लीज लाइफ में से लोअर लोगे तो असेट लाइफ लोगे उस केस। बट अगर असेट लाइफ और लीज लाइफ में लीज लाइफ कम है तो क्या लोगे, लीज लाइफ। समझ गए? तो आरटीयू जो हमारे जवाई राजा है, आरटीयू जी जो अभी हमारे इनिशियली मेजरमेंट करने पे हमारे बैलेंस शीट में आए, ये असेट बन के हमारी बैलेंस शीट में आए, इनको क्या करना है, हमेशा डेप्रिशिएट करना है। असेट को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। और डेप्रिशिएशन निकालते हुए कौन सा मेथड लगना है, एसएलएम लगना है। हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। और एसएलएम मेथड के लिए लाइफ कौन सी लेनी है, लीज टर्म और एसेट लाइफ दोनों में से लोअर। ये पहला कंसेप्ट होगा। दूसरा कहता है अगर ये रीजनेबली सर्टेन है कि कल को आप इस एसेट को परचेज करें, तब कौन सी लेनी चाहिए आपके हिसाब से, लीज लाइफ या एसेट लाइफ? फिर तो एसेट लाइफ है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। अभी ये एसेट 3 साल के लिए लीज पे है और बाद में जिंदगी भर साथ रहना है। भाई 3 साल का लिव इन रिलेशन और बाद में शादी, तो काम हो गया। वही बात यहाँ पे कह रहा है, डेप्रिशिएशन इज बेस्ड ऑन द अर्लियर। अर्लियर यहाँ पे मतलब क्या है, लोअर। अर्लियर ऑफ मतलब दोनों में से जो जल्दी है, यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म, अनलेस ओनरशिप ट्रांसफर। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो कौन सी हमेशा क्या लिया जाएगा, यूजफुल लाइफ। तो 3 लाइन में अपनी सारी बात कह दी इसने। 3 लाइन में सारी बात, कंसेप्ट क्या निकल के आया कि whenever you are depreciating you should always take lower of useful life and lease life. However, if question says that we are going to acquire this asset and it is reasonably certain we are going to acquire after lease term, then you should always take asset life for depreciation, not lease life. लॉजिकल है। और लाइबिलिटी का स्वागत कैसे होगा घर में, अमोर्टाइज कॉस्ट। इसीलिए IFRS 9 हमने पढ़ा, लाइबिलिटी का स्वागत किस पे होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट। और अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ओपनिंग प्लस एडिशन, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और क्लोज। समझ, नहीं समझ आप समझ जाओ। तो देखो इसका क्या मतलब है, ओपनिंग क्या लोगे, लाइबिलिटी ओपनिंग, प्लस क्या करोगे इसमें, इंटरेस्ट। कौन सा वाला, इफेक्टिव रेट वाला। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, जो भी लीज पेमेंट्स हैं वो क्या है, माइनस हो जाएंगी। मतलब इफेक्टिव मतलब यहाँ पे तो एक ही है, कूपन रेट तो होगा नहीं, यहाँ पे एक ही रेट है, सॉरी इम्प्लिसिट रेट वाला। तो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, पेमेंट लीज पेमेंट जो हम खरीद रहे हैं 2-2 लाख जी की सलमान जी को, क्या आ जाएगा, आई बात समझ। तो मैं आपको शो कर देता हूँ बच्चों का, जो मैंने बातें बताई और डिटेल में मेरे पास इसके भी चार्ट्स है, देखिए पढ़ लो।
ठीक है, एग्री करते हो इन बातों से? डेप्रिसिएशन बेसिस क्या होना चाहिए? लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर। इफ ओनरशिप ट्रांसफर तुम किस पे करोगे? यूजफुल लाइफ पे। लीज लायबिलिटी के लिए वही जो पढ़ा, amortized cost opening balance plus interest using effective rate यानी implicit rate minus lease payment will give you closing balance। भाई जब आप लीज को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ओपनिंग बैक आपने, अच्छा ये जो पेमेंट्स है ना बच्चों, ये भी दो तरीके की होती है, एक एडवांस होता है एक अरियर होता है। तो मैं अभी वो एडवांस और अरियर का कंसेप्ट आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, बट एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं पहले, जो अभी तक पढ़ा है ना वो सारी चीजें क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये जो पेमेंट्स है ना ये दो तरीके से हमें एग्जाम में आ सकती है, एडवांस में और अरियर। जैसे रेंट है, रेंट जनरली एडवांस में दी जाती है, अरियर में दी जाती है? एडवांस में। आप किसी के घर रह पे, अगर कोई घर किसी का घर रेंट पे लेते हो तो वो आपसे महीने भर का एडवांस लेगा पहले। सेम सैलरी है, सैलरी जनरली एडवांस में दी जाती है, अरियर में दी जाती है? अरियर में। तो यहाँ पे आप फंडा समझना, लीज पेमेंट में दोनों कंडीशन चलती है। कई बार आप सामने वाले से बात कर लेते हो तो वो आपसे पेमेंट कैसे लेता है? अरियर में, साल के एंड में, साल के एंड में। अरियर मतलब ईयर एंड, और एडवांस मतलब ईयर के स्टार्ट में। हर साल के स्टार्ट होने से पहले आपको पेमेंट करनी है। तो प्रैक्टिकली एडवांस ही होता है, ये तो बुक्स में अरियर आ जाता है। बहुत रेयर आपको कोई एडवांस में पेमेंट, अरियर में पेमेंट क्यों लेगा? आपको असेट भी दे रहा है और पेमेंट भी लेट ले तो उसमें डबल रिस्क हो गया ना उसका। तो वो आपसे पेमेंट किस में लेगा? एडवांस में। देखो जरा अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसमें हम सारी चीज सीखेंगे। एडवांस का केस है, अरियर का वो देख लूं मैं एक बार। इवन प्रेजेंट वैल्यू भी आपको निकाल के दी है लीज पेमेंट्स की, आपको निकालनी नहीं है। अच्छा, ये केस एडवांस का है अरियर का है बच्चों? पहली पेमेंट कब हो रही है? 1 जन को। तो हमने स्टार्ट में ही कर रहे हैं, मतलब हर साल पेमेंट कब करेंगे? एडवांस में। याद रखना, अगर ये लिखा होता 31 दिसंबर को पहली पेमेंट हो रही है तो वो अरियर का केस होता। ये केस कौन सा है? एडवांस का। तो एडवांस के केस से आपके क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है वो अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें, दोनों ही सीखने पड़ेंगे, सीखेंगे। बट पहले, उससे पहले एक बार आप इनिशियल एंट्री पास करके दिखाओ। बताओ इनिशियल एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सिंपल रखो, देखो कंसेप्ट को मैं आपको बिल्कुल सिंपल रखा हूँ, जो पढ़ाया हूँ अभी तक बिल्कुल आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया मैंने। इनिशियली टाइम लगा इनिशियल मेजरमेंट में, सब्सिक्वेंट में तो IS 16 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले कंसेप्ट ही रिपीट करें, उनको सही जगह प्लेस किए। तो इनिशियल मेजरमेंट में सही एंट्री पास करो एक बार, फिर आगे बात करें। So जॉब के लिए वैसे 9 पेपर्स कंप्लीशन नहीं नहीं, जॉब के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 9 पेपर कंप्लीट होने चाहिए। अभी जो वैकेंसीज हमारे पास आती है उसमें वो ग्रेजुएट मांगते हैं और ACCA परसुइंग होता है। तो परसुइंग का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि 9 पेपर क्लियर होना चाहिए। जनरली FR का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। ऑडिट भी कर रखा हो तो अच्छा है, बट मेनली अकाउंट्स का पेपर का ही क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। ऑडिट वॉडिट तो वो सिखाते ही हैं आपको, बेसिक कुछ पूछ लिया तो अलग बात है। मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो ये 2-3 पेपर के बाद आप यू कैन एलिजिबल। अब आपको फाइनेंस का पेपर आपने निकाला हुआ है, बट जॉब में आपको फाइनेंस का काम ही नहीं है, वो डिविडेंड वैल्यूएशन ग्रोथ मॉडल थोड़ी पूछेंगे आपसे। हाँ, अगर आप स्पेसिफिकली जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ फाइनेंस के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तब आपको फाइनेंस का पेपर भी हिट करना चाहिए, फिर आपको जॉब के लिए देखना चाहिए। बट एक जनरली जो ऑडिट की जॉब्स बिग फोर आजकल निकाला जा रहा है भर भर के, उसमें तो कोई खास ऐसा दिक्कत है। बहुत सारे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं बिग फोर में यार,
मतलब बिग फोर ही नहीं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में भी अब तो बच्चे जा रहे हैं, बट केपीएमजी में तो बहुत सारे, तो वहां पे अच्छा खासा हायरिंग हो रहा है। देखो, एंट्री पास करी किसी ने? भाई डेबिट, आरटीयू, क्रेडिट, लीज लायबिलिटी कितने की दिखाओगे? 2230। अच्छा, इस लीज, ये लीज लायबिलिटी कितने सालों की पेमेंट होगी इसमें? 5 साल की लीज है, तो 5 साल की पेमेंट की है, ये 4 साल की? 4 की। याद रखना, 5 की नहीं है, 4 की, क्योंकि एक पेमेंट तो हम कर ही चुके हैं ना, तो वो डाउन पेमेंट को अलग से लेना पड़ेगा। क्रेडिट, एक सेकेंड, इसमें नॉन वेरिएबल की इंक्लूड होगी शायद, क्योंकि फ्यूचर लीज पेमेंट्स को पैसे मिलते होता है। ठीक है बच्चों, इसमें ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक नहीं है अभी के लिए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आप ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसमें एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। जनरली नहीं होगी, बट इस क्वेश्चन में हम कर नहीं पाएंगे आगे, जो सॉल्यूशन है ना वो डाउन पेमेंट को इंक्लूड करके डेवलप हुआ, तो उसके बिना भी कर सकते थे, बट फायदा नहीं। तो इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट मान रहा हूँ मैं इसको अभी के लिए, कि इसमें क्या इंक्लूड है, ये 5,000 भी इंक्लूड है, तो इसको तो डिस्काउंट किया ही नहीं होगा, सीधा का सीधा ऐड कर दिया होगा, तो इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट है, ठीक है। तो इसका तो हम अभी कुछ करेंगे नहीं, लीज, फिर यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर ही लिया उसको, अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। लीज लायबिलिटी में हमने लायबिलिटी दिखा दिया, बाद में पेमेंट के टाइम पे माइनस कर देंगे। और कैश, कैश कितना गया? तो 1,000 मैंने पे किया, 500 वापस कर दिया उसने। 1,000 मैंने पे किया तो इंसेंटिव 500 वापस मिल गया। 1,000 आपने पे किया और 500 आपको सामने वाले से मिल गया, तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी है? 500 की। तो आपका असेट कितने का पड़ा? 2270 प्लस 500 कितना हो गया? 23,226। 230। चेक कर लो, वरना 5,000 और ऐड करता, फर्क कुछ नहीं हुआ, बस 5,000 और ऐड हो जाता अगर लीज लायबिलिटी में इंक्लूडिंग नहीं होता। आपका क्रेडिट कैश 5,000 से होता और वो भी इंक्लूड रहता। आपने जिसने 5,000 इंक्लूड करा है, बिल्कुल ठीक करा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में गलती है, आपके कंसेप्ट में नहीं, बिल्कुल ठीक है। 22, ठीक है। ऐड क्या हो जाएगा? 1,000 का डायरेक्ट कॉस्ट, 500 का इंसेंटिव, तो आरटीयू बना 2230 का, और लाइबिलिटी बनी 2270। ठीक है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बता दो, तो किसकी पिटाई होगी? सबसे पहले आरटीयू की। और आरटीयू की पिटाई किस पे होगी? 6 साल पे या 5 साल पे? 5 साल। तो इसको देख, कुछ भी नहीं करना, आरटीयू को पीटते रहना हर साल। भाई, तुम्हारा एसेट का लाइफ कितना है? 6 साल। लीज लाइफ कितना है? 5 साल। दोनों में से लोअर कितना हो गया भाई? तो मैं डेप्रिशिएट किस पे करूंगा? 2320 को जो आपने इनिशियली रिकॉर्ड किया, 5 से डिवाइड किया, तो पर एनम का डेप्रिशिएशन कितना आ गया? 46। और हमारी जो लाइबिलिटी साहब है 22730, इनके लिए क्या बन जाएगा शेड्यूल? ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट नहीं कर सकते, ओपनिंग माइनस पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस पे पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद होता है जनरली। मैंने जो आपको फंड पढ़ाई है उसमें क्या पढ़ा है हमेशा, क्योंकि हम हमेशा क्या एज्यूम करते थे? अरियर, ओपनिंग फिर ब्याज लगता था, फिर पेमेंट होती थी। बट यहाँ पे क्या है? ओपनिंग पहले पेमेंट है, फिर ब्याज है। तो यहाँ पे मेरे को फॉर्मेट हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको। अमोर्टाइजेशन टेबल में, और 2 मिनट में बनती है एक्सेल पे, एकदम ही
परेशान मत होना इसमें, बस हेडिंग डालनी है, एक्सेल सारा काम करेगा, एक कॉलम बनाना है, बाकी तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ओपनिंग लायबिलिटी इतनी हो गई, 2730 की लीज लायबिलिटी थी नहीं थी, हमने एडवांस में पहली पेमेंट करी 5000, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर क्या लग जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट लग जाएगी। इससे बेटर आपको दिखाता हूँ जिसमें बैलेंस भी दिख रहा हो, ये वाला देखो, इसमें और बेटर समझ। ये देखो ओपनिंग, सर पहले पेमेंट क्यों माइनस कर रहे हो, क्वेश्चन कैसा है, एडवांस का पेमेंट माइनस कर दी, बचा क्या बैलेंस, इस पे पूरे साल का ब्याज लगेगा क्योंकि और कोई पेमेंट तो इस साल होगी नहीं, क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, फिर पेमेंट हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि इन्होंने पहली पेमेंट भी इंक्लूड कर रखी है 2270, क्योंकि सॉल्यूशन में माइनस किया हुआ ना, तो इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। नहीं किया होता तो अपन पहली बार में माइनस नहीं करते, सीधा बचे पेमेंट, सीधा ये वाली फिगर, अगर ये वाली फिगर ले लूं ऊपर तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट 7730, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, रियलिटी में जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो इनको देनी चाहिए थी, बट इन्होंने क्या दे दिया आपको, प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। आती है बात समझ। तो शेड्यूल में तो देखो कुछ बताने को है नहीं बच्चा, ये आपका आरटीयू और लीज लायबिलिटी का पूरा लीजेस का ये कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट जो बच्चे कहते हैं लीज का टॉपिक है, बट ये मेन लीज की नॉर्मल सी अकाउंटिंग है, जिसमें आप इनिशियली आरटीयू और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, फिर आरटीयू को धीरे 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 डेप्रिशिएट करते हो और लीज लायबिलिटी को अमाउंटाइज कॉस्ट पे दिखाते रहते, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चैलेंज इसमें आता है, बस एक चीज आपको सीखनी है, हमारा आज का लास्ट डिस्कशन भी है वो, एक चीज बस मेरे को इसमें आप बताओ, ये जो मैंने क्लोजिंग लीज लायबिलिटी लिखी है, ठीक, 18617, ये बड़ा प्रोमिनेंटली इस एरिया में एग्जामिनर पूछता है बार बार, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब आप प्रेजेंट करोगे तो गलती होगी। ये 18617 हमारी ईयर एंड की लायबिलिटी है कि नहीं है, ये कहां दिखाओगे, नॉन करंट में या करंट में, मतलब 18617 नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है, मेरा ये सवाल है आपको। सोचो, 18617 आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे दिखाऊं, मैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करूंगा। देखो, अगर मैं आपसे पीएनएल बनाने को बोलता इस क्वेश्चन में, तो आप में से कोई बता सकता है पीएनएल में क्या क्या जाता, डेप्रिसिएशन जाता और इंटरेस्ट जाता, बिल्कुल, 464 का डेप्रिसिएशन जाता, और इंटरेस्ट कितना जाता, इंटरेस्ट कैसे जा रहा है 1137 का, एक मिनट देखना चाहिए, सॉरी गलत है, इंटरेस्ट कितना है 887 का, ये मिस्टेक है, 887 का हमारा क्या जाएगा इंटरेस्ट, ठीक। ये तो होगी पीएनएल की बात उठती है कि सर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे अगर सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन आता है, सिंगल एंटिटी के क्वेश्चन के लिए बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी आपको मैं शो कर देता हूं, देखो राइट टू यूज कितने पे दिखेगा, 2320 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे एसेट कितने पे, चैलेंज यहाँ है लायबिलिटी को, आपकी जो 18617 की लायबिलिटी है उसमें कहता है करंट लीज लायबिलिटी 5000 और बैलेंस क्या है, अगर इस बात को मैं आपको विजुलाइज कराऊं तो यहां से हो सकता है, इस 18667 में से कितनी पेमेंट एक साल के अंदर होने वाली है बच्चों, अगले साल में आप कितनी पेमेंट करने वाले, अंडरस्टैंड दिस 18617 में से
5,000 की पेमेंट तो विद इन 1 ईयर होने वाली है, तो पूरा 18,167 को आप नॉन करंट नहीं बोल सकते। लॉ कहता है ये 5,000 जो आप अगले साल पे करने वाले हो, और ये भी कौन से केस में, एडवांस के केस में। एडवांस के केस में जो आप 18,617 में से 5,000 जो अगली बार पे करने वाले उसको करंट में दिखाना, और बचा हुआ किस में दिखाना, नॉन करंट, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने पूरा का पूरा 18,617 नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दिया। क्योंकि लॉजिकली आप सोचो तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि दिस 18,617 दिस एंटायर अमाउंट विल बी पेड in more than 1 year, but it is not true. 5,000 will be paid in coming year, balance amount will be paid in more than 1 year. Understood? अगर मैं यहां पूछूं तो यहां कितना है, अगेन 5,000 करंट, और ये क्या है, नॉन करंट, बैलेंस जो था वो नॉन करंट। समझे बात? तो ये प्रेजेंटेशन भी साथ साथ मैंने आपको बता दी, पीएनएल और बैलेंस शीट में आपको कैसे दिखाना है इनको। ठीक है बात, यहां तक समझ आती है? तो इस चीज को समझना, जो आपका अरियर और एडवांस का कंसेप्ट है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बाइफरकेशन। दिस क्रिएट डिफरेंस, यहाँ पे कंसेप्चुअली डिफरेंस आता है कि कितना अमाउंट करंट लायबिलिटी में जाएगा और कितना नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। अरियर और एडवांस से इस बात पे फर्क पड़ेगा। ये तो मैंने आपको जो बताया, ये किस कौन से केस के लिए बताया, एडवांस के केस के लिए। अरियर के केस में ये चीज नहीं चलेगी। एडवांस के केस में तो क्योंकि पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो रही होती है। देखना एक एग्जांपल से मैं ये चीज आपको चलो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बाइफरकेशन ऑफ करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। देखो एक एग्जांपल जैसे ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट इक्वल्स क्लोजिंग। बताओ ये एडवांस का केस है, अरियर का केस है? पहले ब्याज हो रहा है, ठीक है। अब देखना जरा, 10,000 का पेमेंट है, 1,000 का इसमें ब्याज लगा, 300 का मैंने पेमेंट करा, तो क्लोजिंग कितना बचा? 10,700। याद रखना, आप कभी भी अरियर एडवांस का कंसेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप जिस भी साल का पूछा है उसके अगले साल का ना बनाए। आपको ईयर 2 तो बनाना ही पड़ेगा, बाइफरकेशन वरना हो नहीं पाएगा। अब ये पुराना वाला एग्जांपल एडवांस का था, एडवांस में तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कैसे करना है। अब ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है आपके सामने अरियर का। तो अरियर के एग्जांपल में देखो, अभी अगले साल का बैलेंस बनेगा,
एग्री करते हो? अगले साल का ब्याज मान लो बन रहा है हमारा, थोड़ा कम बनेगा इससे, मान लो 600 बन रहा है। पेमेंट 600 की जगह इसको आप 500 कर लो, मान लो 500 बन रहा है, पेमेंट वही 300 की, और अमाउंट आया 10,700 प्लस 500 माइनस 300, करना कितना हो गया? 10,900 हो गया। एग्री? अब मेरे को आपसे जानना है कि इस 10,700 में, ये जो मेरा 10,700 है, इसमें कितना करंट लायबिलिटी और कितना नॉन करंट लायबिलिटी? नहीं, इसको क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। नहीं, गलत है क्वेश्चन। इंटरेस्ट में 200 मान रहा हूं और पेमेंट मान रहा हूं इसमें मैं 300। कितना? 300। तो कितना हो गया? अमाउंट कितना आएगा? 10,600। अब बताना। देखो बच्चों, पुराने वाले एडवांस वाले केस से कंपेयर करोगे तो पुराने वाले एडवांस केस में जितनी मैंने पेमेंट करी थी उसे क्या मान लिया था? करंट लायबिलिटी, और बचे हुए को नॉन करंट। यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते, समझना क्यों नहीं कर सकते। जब मैं ये 300 की पेमेंट कर रहा हूँ, ब्याज से पहले कर रहा हूँ या ब्याज के बाद? तो ये जो ब्याज है 200 का, ये इस साल का या अगले साल का है? अगले साल का। और पेमेंट में सबसे पहले क्या पे होता है? ब्याज पे होता है। तो ब्याज को पे करने के बाद प्रिंसिपल से कितना पे हो रहा है? 100। तो 10,700 में से रियल में पे कितना हो रहा है? तो करंट लायबिलिटी कितनी है? 100। और बचा हुआ 10,600 क्या है? और इसका दूसरा आसान तरीका होता है, अरियर के केस में जो बुक कहती है जितनी भी ईयर 2 के एंड में लायबिलिटी बचेगी वो हमेशा क्या माननी? नॉन करंट। और दोनों का डिफरेंस करंट। डिफरेंस ऑफ ईयर 2 एंड लायबिलिटी एंड ईयर 1 इज करंट लायबिलिटी, और जितना भी बैलेंस ईयर 2 के एंड में बचेगा वो क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। बट वो रटने का तरीका है, समझने का तरीका जरा दोबारा से समझ लो, समझा देता हूं भाई। मेरी 10,700 की ओपनिंग लायबिलिटी है, मुझे ये जानना है इसमें से करंट कितना, नॉन करंट कितना है। ठीक, 10,700 में से, तो 10,700 में 200 ऐड करके लायबिलिटी कितनी होगी? 10,900। अब ये 200 बढ़ी क्यों है? अगले साल की वजह से, और पेमेंट 300 की मैंने करी है, तो 300 में हमेशा आप मानोगे कि पहले पेमेंट किसकी होगी? ब्याज की। हमेशा याद रखना, लॉजिकली सोचोगे तो कहीं किसी भी बात में नहीं फंसोगे, रटोगे तो फंस जाओगे। अगर आप डिफरेंस वाले तरीके से समझोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। कुछ क्वेश्चन में मिड ईयर एक्विजिशन, जो मिड ईयर लीज होती है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। बट जनरली आपको कंसेप्चुअली समझना है कि यार मैं 300 की पेमेंट जो कर रहा हूँ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो पहले मैंने इंटरेस्ट पे किया है, तो इस 300 में से 200 मैंने क्या पे किया है? उस अगले साल का इंटरेस्ट। तो मेरे को तो उसका तो कोई इम्पैक्ट देखना ही नहीं है, अगले साल एक्रू हुआ, अगले साल ही पे हो गया। तो जो 100 है वो कहां से पे हुआ? वो किस चीज के लिए पे हुआ? प्रिंसिपल के। तो मेरे 10,700 में से 100 पे हुआ, तो इस 10,700 तो असलियत में 10,700 में से कितना अमाउंट अगले साल जाके पे होने वाला है? 300 का या 100 का? 100 का। जिसको 300 दिख रहा है सही दिख रहा है, बट 300 में से वो 200 ऐड भी तो हुआ पहले, तो 10,900 हो गया ना। बट मैं 10,700 में से पूछ रहा हूँ, तो 10,700 में से 100 का पे हो रहा है, तो 10,600 क्या? नॉन करंट लायबिलिटी। एडवांस के केस में अपना सिंपल है, क्योंकि एडवांस के केस में आपने क्या देखा? एडवांस के केस में बच्चों पहले पे हो रहा था, तो ब्याज बाद में ऐड हो रहा है, तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल से पे हो रहा था 5,000, इसलिए वहां पे दिक्कत नहीं आती। आती है बात समझ सब बच्चों? ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमारा लीज के टॉपिक में एक दो चीजें डिस्कशन बाकी रह जाती है। सेल लीज बैक की डिस्कशन रह जाती है, और छोटा सा डिस्कशन रह जाता है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।
यहाँ तक आज अभी के लिए लीज को आप इतना प्रैक्टिस करो, इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।